हेलो दोस्तों, आज की शुरुआत एक दुखद खबर से करते हैं। 18 सितंबर 2024 को चाइना के शेंजन में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब एक 10 साल के जापानीज बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में जापानीज नेशनल्स पर कई हमले हुए और ये सब चाइना में बढ़ती एंटी जापानीज सेंटिमेंट का रिजल्ट है। लेकिन सवाल ये है, चाइना में जापान को लेकर इतनी नफरत क्यों है? चाइना और जापान के बीच इस दुश्मनी की रूट्स हिस्ट्री में काफी गहरी है और इसका सबसे बड़ा रीजन है सेकेंड सीनो जापानीज वॉर और वर्ल्ड वॉर 2। 1937 में जापान की आर्मी ने चाइना पर बहुत ही ब्रूटल तरीके से अटैक किया, जिसे आज भी चाइनीज सोसाइटी में नेशनल ह्यूमिलिएशन कहा जाता है। 1937 में जापानीज सोल्जर्स ने चाइना के नैनजिंग शहर पर हमला किया। उस दौरान 3 लाख से ज्यादा चाइनीज सिटीजन्स को बेरहमी से मारा गया और हजारों महिलाओं का रेप किया गया। इस ट्रेजेडी को चाइनीज लोग आज भी नहीं भूले हैं और ये रिसेंटमेंट हर जनरेशन में बरकरार है। उस समय ग्लोबल पॉलिटिक्स में जापान जैसी इंपीरियलिस्ट पावर्स अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में लगी थी। लीग ऑफ नेशंस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्हें रोकने में नाकाम रहे, जिससे कि चाइना में एक गहरी नाराजगी बनी रही। जापान का इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशनिज्म पूरे ईस्ट एशिया को डिस्टेबलाइज कर रहा था और इसका सबसे गहरा असर चाइना पर पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने चाइना के कई हिस्सों पर कब्जा किया और वहां क्रूएलिटी से रूल किया। लाखों चाइनीज सिटीजन्स के फोर्स्ड लेबर कैंप्स में डाला गया और कई बार ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। ये सब एट्रोसिटीज आज भी चाइना की कलेक्टिव मेमोरी में जिंदा है। इस दौर में कॉलोनियल एंड इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन कॉमन बात थी, लेकिन जापान की मिलिट्री अग्रेशन और एट्रोसिटीज ने चाइना के नेशनल प्राइड को बहुत नुकसान पहुंचाया। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ग्लोबल डायनामिक्स में ये रिसेंटमेंट बढ़ता गया, खासकर जब जापान को इंटरनेशनल जस्टिस फोरम्स में पूरी तरह से अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस के साथ साथ आज भी चाइना और जापान के बीच टेरिटोरियल टेंशंस हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सेनकाकू दियाओ आइलैंड का डिस्प्यूट। सेनकाकू आइलैंड्स, जिन्हें चाइना दियाओ आइलैंड्स कहता है, दोनों देशों के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये आइलैंड ईस्ट चाइना सी में है और दोनों देश इस पर अपना दावा ठोकते हैं। इसका विवाद कई बार मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स तक पहुंच चुका है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जब ग्लोबल पॉलिटिकल बाउंड्रीज रीडिफाइन हो रहे थे, जापान और चाइना के बीच टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्व रह गए। कोल्ड वॉर के समय यूएस जापान अलायंस और चाइना की कम्युनिस्ट रिजाइम के बीच टेंशंस भी इस डिस्प्यूट को एक्सैजरबेट करते रहे। आज ग्लोबल शिपिंग लेन्स और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ये आइलैंड्स बेहद इंपॉर्टेंट है और इन पर कब्जा मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के लिए जरूरी है। चाइना में इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को अक्सर नेशनल प्राइड से जोड़ा जाता है। चाइनीज पॉलिटिशियंस और मीडिया इस मुद्दे को नेशनल सोवरेनिटी की तरह दिखाते हैं, जिससे जनता में जापान के खिलाफ एंगर और बढ़ता है। आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में टेरिटोरियल सोवरेनिटी के डिस्प्यूट्स को कई देश नेशनलिज्म के फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन, इंडिया पाकिस्तान, और इसी तरह चाइना जापान के बीच भी ये सोवरेनिटी का मुद्दा नेशनलिस्टिक प्राइड के रूप में भी उभरता है। एंटी जापानीज सेंटिमेंट सिर्फ हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस या टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स तक लिमिटेड नहीं है। चाइनीज पॉलिटिशियंस और स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया ने इसे एक पावरफुल पॉलिटिकल टूल के तौर पर यूज किया है। चाइना में स्कूल्स में बच्चों को पेट्रियोटिक एजुकेशन दी जाती है, जहां जापान के एट्रोसिटीज और हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को लगातार हाईलाइट किया जाता है। इसे नेशनल प्राइड और यूनिटी के तौर पर बढ़ाया जाता है, जिससे जापानीज के खिलाफ रिसेंटमेंट बढ़ता है। कई अथॉरिटेरियन रिजाइम्स में हिस्टोरिकल नैरेटिव्स का यूज अपने पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि रशिया में सोवियत विक्ट्रीज को ग्लोरीफाई करना या साउथ कोरिया में जापानीज कॉलोनियलिज्म को लगातार याद करना। इसी तरह चाइना में भी जापान को हिस्टोरिकल एग्रेसर के तौर पर दिखाना एक पॉलिटिकल नेसेसिटी है। स्टेट कंट्रोल मीडिया में इस नैरेटिव को बढ़ाने में बहुत ही बड़ा रोल किया है। जब भी चाइना जापान टेंशंस बढ़ते हैं, मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। कई बार टीवी शोज और मूवीज में जापान को विलन की तरह दिखाया जाता है। मीडिया मैनिपुलेशन नेशनलिज्म को शेप करने में एक बहुत ही बड़ा टूल है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का नैरेटिव हो या यूएस रशिया टेंशंस।
चाइना में भी मीडिया पर गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल है और इसे डोमेस्टिक एंगर को डिफ्लेक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाता है। चाइनीज लीडर्स और पॉलिटिशियंस अक्सर स्पीचेस में जापान के हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग्स का जिक्र करते हैं, जिससे कि पब्लिक में एंगर बढ़ता है। जब भी डिप्लोमेटिक टेंशंस एस्केलेट होते हैं तो इस रिसेंटमेंट को डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन के लिए यूज किया जाता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस अक्सर हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस को नेशनलिस्टिक एजेंडास के लिए यूज करते हैं। ये टैक्टिक्स काफी कॉमन है, जैसे कि यूएस में एंटी चाइना रेटोरिक का ब्रेक्सिट के दौरान यूके में ईयू के खिलाफ रिजेंटमेंट को बिल्ड करना। इसी तरह चाइना में जापान के खिलाफ ये रेटोरिक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एम्प्लॉय किया जाता है। इतिहास में एक समय था जब चाइना और जापान के बीच कल्चरल और रिलीजियस एक्सचेंजेस ने एक बहुत ही पीसफुल और कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप को फोस्टर किया था, पर ये एक्सचेंजेस भी मॉडर्न पॉलिटिकल टेंशंस के साथ ओवरशैडो हो गए। बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजियस कनेक्शन था जिसने चाइना और जापान के बीच कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया। 6th सेंचुरी में चाइनीज मॉन्क्स ने जापान में बुद्धिज्म का पब्लिसिटी किया और वहाँ के कई रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज चाइना से ही इन्फ्लुएंस हुए। बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस दोनों देशों के बीच एक पीसफुल ब्रिज की तरह था। उस समय ग्लोबल ट्रेड रूट्स के साथ साथ रिलीजियस एंड कल्चरल एक्सचेंजेस भी ईस्ट एशिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में हेल्पफुल साबित हुए थे। आज भी कल्चरल और रिलीजियस एक्सचेंजेस को डिप्लोमेटिक जेस्चर्स के तौर पर देखा जाता है, जैसे कि चाइना और जापान के लीडर्स के बीच टेंपल विजिट्स या कल्चरल हेरिटेज की प्रोटेक्शन पर डिस्कशन। लेकिन पॉलिटिकल टेंशंस इन रिलेशंस को फुली मैच्योर नहीं होने देते। ग्लोबली रिलीजियस एंड कल्चरल डिप्लोमेसी को सॉफ्ट पावर के तौर पर देखा जाता है, जैसे इंडिया यूएस रिलेशंस में योगा का रोल या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में कल्चरल एक्सचेंजेस का यूज। चाइना और जापान के बीच भी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी मौजूद है, लेकिन पॉलिटिकल टेंशंस इस पोटेंशियल को लिमिट करते हैं। चाइना और जापान के बीच बढ़ती नफरत और टेंशन सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये नफरत का साइकिल कभी टूट सकता है? इन दोनों देशों का इतिहास बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, लेकिन क्या फ्यूचर में एक पीसफुल और रिस्पेक्टफुल रिलेशन की उम्मीद की जा सकती है? वैसे तो कई डिप्लोमेटिक और कल्चरल एफर्ट्स इन दोनों देशों को करीब लाने की कोशिश कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा पहलू है दोनों के बीच का ट्रेड। 2023 में चाइना और जापान का बायलैटरल ट्रेड लगभग $300 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे ये साफ है कि उनके इकोनॉमिक टाइज काफी स्ट्रॉन्ग है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन कई बार डिप्लोमेसी का एक ब्रिज बनता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ट्रेड हिस्टोरिकल वुंड्स को भर सकता है? दुनिया में कई हिस्टोरिकल राइवलरीज को इकोनॉमिक पार्टनरशिप ने कम किया है, जैसे कि जर्मनी और फ्रांस ने अपने पास्ट ग्रीवेंसेस को पीछे छोड़कर म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स पर फोकस किया। वैसे ही चाइना और जापान के बीच ट्रेड एक ऐसा रास्ता हो सकता है जो उन्हें धीरे धीरे क्लोजर लाए। कल्चरल डायलॉग और एक्सचेंज की जरूरत इकोनॉमिक टाइज के साथ साथ कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंजेस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दशकों में कई इनिशिएटिव्स हुए हैं जो दोनों देशों के बीच अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जापानीज लैंग्वेज स्कूल्स चाइना में बहुत पॉपुलर है। कई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चले हैं और हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पर शेयर्ड एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस ने भी इस गैप के ब्रिज को कम करने की कोशिश की है। इसी तरह के कल्चरल इनिशिएटिव्स ने कई देशों के बीच हॉस्टिलिटी को कम किया है। एग्जाम्पल के लिए जर्मनी और इजराइल के बीच होलोकॉस्ट के बाद कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स ने म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई। क्या चाइना और जापान भी इसी तरह कल्चरल डिप्लोमेसी के जरिए अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं? आज के डिजिटल एज में चाइनीज और जापानीज यूथ ग्लोबलाइज्ड दुनिया से बहुत कनेक्टेड है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन एजुकेशन और ग्लोबल कल्चरल ट्रेंड्स से यूथ में एक नया पर्सपेक्टिव आ रहा है। दोनों देशों के यूथ के बीच ये नए रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस इस साइकिल ऑफ हेट्रेड को ब्रेक करने में सबसे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हिस्ट्री से हटकर मॉडर्न चाइनीज और जापानीज यूथ को एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करना चाहिए जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो। इस हेट्रेड का खात्मा उन्हीं के हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज या फिर ग्लोबल हैकाथॉन्स में चाइनीज और जापानीज स्टूडेंट्स साथ मिलकर काम करते हैं और ये इंटरैक्शन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड कर सकता है। एजुकेशनल एक्सचेंजेस और कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स इस नई जनरेशन में पीस और कोऑपरेशन का बीच हो सकता है। चाइना और जापान दोनों ही वर्ल्ड पावर्स बन चुके हैं और दोनों की एक दूसरे पर इकोनॉमिक और रीजनल रिलायंस बढ़ रही है।
इनके बीच कई ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी और रीजनल सिक्योरिटी भी कॉमन है। अगर इन कॉमन इश्यूज पर दोनों एक साथ काम करें तो शायद ये हॉस्टिलिटी धीरे धीरे कम हो सके। इतिहास में चाइना और जापान के बीच एक बहुत ही बड़ा कल्चरल और रिलीजियस कनेक्शन रहा है, लेकिन आज भी क्या ये रिलीजियस एक्सचेंजेस इस हॉस्टिलिटी को कम करने में मदद कर सकते हैं? 6th सेंचुरी में बुद्धिज्म चाइना से जापान में ट्रैवल किया और इसे वहां फ्लरिश करने में मदद की। कई चाइनीज मॉन्क्स ने जापान जाकर रिलीजियस और फिलोसॉफिकल टीचिंग्स दी, जिसमें दोनों देशों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल बॉन्ड बना। चाइना के कन्फ्यूशनिज्म और ताओइज्म ने भी जापान की सोच और सोसाइटी को डीपली इन्फ्लुएंस किया। उस समय के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रिलीजियस एक्सचेंजेस को पीसफुल डिप्लोमेसी का एक फॉर्म माना जाता था। बुद्धिज्म ने चाइना और जापान के रूलर्स के बीच एक कोऑपरेटिव डायलॉग बनाने में भी मदद की। ये पीस के लिए एक कॉमन ग्राउंड था। आज भी कई जॉइंट रिलीजियस और कल्चरल प्रोजेक्ट्स होते हैं। जापानीज और चाइनीज स्कॉलर्स कई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस में शामिल हुए और चाइना जापान के बीच कई टेम्पल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं। ये कल्चरल टाइज एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का तरीका है जो कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। दुनिया में कल्चरल और रिलीजियस डिप्लोमेसी का रोल हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच भी बुद्धिज्म और हिंदुइज्म जैसे रिलीजियस टाइज ने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टेबलाइज करने में मदद की है। चाइना और जापान के बीच भी इसी तरह के रिलीजियस और कल्चरल एक्सचेंजेस के पोटेंशियल को यूज किया जा सकता है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की इस रिसेंटमेंट को हील करने में मदद कर सकते हैं। दोनों देशों के शेयर्ड रिलीजियस हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करना और उसे सेलिब्रेट करना एक ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे ये टेंशंस कम, चाहे वो बुद्धिस्ट मॉन्क एक्सचेंज हो या फिर टेम्पल डायलॉग्स। इनमें एक कॉमन स्पिरिचुअल बॉन्ड को फिर से एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इन द एंड एक बात तो साफ है, चाइना और जापान का हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और पेनफुल रहा है, लेकिन उसी हिस्ट्री में सॉल्यूशंस भी छिपे हुए हैं। चाहे वो इकोनॉमिक टाइज हो, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो या फिर कल्चरल और रिलीजियस डिप्लोमेसी, ये सब वो ब्रिजेस हैं जो इन दोनों देशों के बीच की हॉस्टिलिटी को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। इकोनॉमिक और रीजनल कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी जैसे कॉमन चैलेंजेस पर काम करना दोनों देशों के लिए जरूरी है। ये म्यूचुअल इंटरेस्ट उनके रिलेशंस को रिपेयर करने में एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। चाइना और जापान की यूथ एक नई जनरेशन है जो पास्ट ग्रीवेंसेस से बाहर निकलकर एक ब्राइट और कोऑपरेटिव फ्यूचर बना सकती है। उनके हाथों में इस हॉस्टिलिटी को खत्म करने की सबसे बड़ी ताकत है। कल्चरल और एजुकेशनल डायलॉग्स में उनकी पार्टिसिपेशन ही इस बात को बनाती है। अल्टीमेटली चाहे हिस्ट्री कितना भी पेनफुल हो, उसे केवल याद रखना ही सही रास्ता नहीं है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ही इस नफरत के साइकिल को खत्म कर सकती है। चाइना और जापान दोनों को अपने पास से सीखते हुए एक नया रास्ता बनाना होगा। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।